हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी विद एसके। आज मैं 78th मेंस के एक ऐसे कॉपी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इन ऐसे जो था वो लिखा गया था, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। इसका शुरुआत इन्होंने महात्मा गांधी के कोट से किया था कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी लालचों को नहीं। गांधी जी की इन पंक्तियों ने मानव की लालची चरित्र को रेखांकित किया है। प्राकृतिक संसाधनों से पूरे परंतु मानव के लालच ने पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो हमें पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है, नदियाँ जीवित रूप से दिखाई देती है तथा आकाश में एक शांति और स्थिरता दिखाई देती है। परंतु आज यह परिदृश्य बदल चुका है। मानव दैत्य के रूप में जंगलों को मरुस्थल बना दिया है। कुल मिला के पहले की प्रकृति जो रूप थी उसको कैसे मानव तबाह कर रहा है, इससे स्टार्ट किया इन्होंने। नदियाँ अब सूख गई हैं तथा आकाश में अजीब सी धुंध छा गई है, अर्थात प्रकृति पूरी तरह से असंतुलित हो चुकी है। निश्चित यह असंतुलन मानव को सृष्टि विनाश की ओर मोड़ रही है। यह बड़ी विडंबना की बात है कि पश्चिमी देशों में जब नदियों को केवल एक जल निकाय माना जाता है, वहाँ नदियाँ एकदम स्वच्छ, और वहीं भारत में जहाँ देश में नदियाँ माता का स्थान दिया गया, वहाँ नदियाँ दूषित हो चुकी हैं, सूख रही है तथा कुछ तो समाप्ति के कगार पे है। नदियों की यह स्थिति देखकर कुछ पंक्तियाँ सहसा मन में आती है। गंगा तुम इतनी, यहाँ उन्होंने कोट लिखा है, गंगा तुम इतनी दुबली क्यों हो, किसने तुम्हारा निर्हरा स्वार्थी कारखानों के पेशाब झेलते हुए बैंगनी हो गई तुम्हारी सूफ त्वचा। अच्छा कोट है इनका। पर्यावरण असंतुलन का सबसे बड़ा कारक है मानवीय गतिविधियाँ। अब कैसे क्या कारण है इसके पीछे, इन्होंने इनका जिक्र करना स्टार्ट किया है। मानव विकास के इस दौर में अंधा हो चुका है। प्राचीन काल में मानव दास के रूप में तथा प्रकृति स्वामी के रूप में, लेकिन अब औद्योगिकरण के दौर में उल्टा हो गया है। इन्होंने ऐसा जिक्र करा है यहाँ पे, जिसका परिणाम क्या निकल का है? वैश्विक तापन, बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, मानव विकास। और इन्होंने एक कोट लिखा यहाँ पे, मानव का विकास या तो हरा होगा या होगा ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये परिस्थिति आने वाली है। इन्होंने ऐसा जिक्र करा कि कैसे क्या विनाशक के रूप में रूप लेती है, तो कैसे प्रभाव पड़ता है। इन्होंने ऐसा जिक्र करा है। आज गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, शहरों का विकास बढ़ता जा रहा है, और ये विकसित शहर उन लाखों हजारों वृक्षों वनस्पतियों को काट कर बनाए गए हैं। जो औद्योगिकरण जो किया जा रहा है वो उसका स्वरूप कैसे दिया जा रहा है, वो पेड़ पौधों को काट कर और वनस्पतियों को काट कर किया जा रहा है। जो कभी जीवों का निवास हुआ करती थी, जो वृक्ष मानव के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध कराती है, उनका दहन सृष्टि के विनाश का सूचक है। इन्होंने यहाँ डाटा भी दिया है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030-50 के लगभग 25,000 मौतें प्रति वर्ष 25 लाख मौतें प्रति वर्ष होने की संभावना है। इसका कारण जल संकट, विनाशक रूप में यहाँ जल संकट का इन्होंने जिक्र करा है। जल निकाय लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। ऐसे में भारत की बड़ी जनसंख्या को सृष्टि का विनाश झेलना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट यहाँ भी इन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करा है, जो अपनी बात जो बोली हैं, जो अपने तथ्य जो लिखी हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। एक अच्छा मापन माना जाता है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी कहावत है, प्रकृति हमारी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिली है। ये कहावत सतत विकास की अवधारणा पर बल देती है, परंतु मानव आज भी स्वामी के रूप में बैठा हुआ है, और इस अक्कड़ का परिणाम आज हमें हर दिन टीवी, समाचार पत्रों, आपदा के रूप में देखने को मिलता है। हाल ही में उत्तराखंड में आया क्या क्या परिणाम जो निकल के आया, उन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा है। जैसे जोशीमठ का बाढ़ हो या कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, बड़ी विनाशकारी विभत्स घटनाओं से यह साबित कर दिया है कि मानव अब तेरा अंत निकट है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व की घटना है, जब बड़ी मात्रा में समुद्री जलीय जीव समुद्र से बाहर तटों पर आ गए। इसका अनुमान किसी बड़ी आपदा से लगाया गया। तदंततः यह सत्य हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद म्यांमार में भयंकर भूकंप आया, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। पर अब मानव को रुकना होगा, सोचना होगा, अपनी दशा दिशा बदलनी होगी। इसके लिए विकास के तरीके बदलना होगा। इन्होंने एक अच्छा कोट लिखा है कि क्या करना होगा मानव को। नज़र बदले नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलने की ज़रूरत नहीं है।
कश्ती बदलिए किनारे बदल जाएंगे। ऐसा करके इन्होंने कोट जो ऊपर तथ्य लिखा उसकी पुष्टि की है। अर्थात अब हमें अपनी विकास रूपी कश्ती बदलनी होगी, तभी हम सृष्टि के अस्तित्व को बचा पाएंगे। इस क्रम में स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के साथ संपूर्ण जैव मंडल को सुरक्षित करना होगा, तभी हमारी सतत विकास 2030 की अवधारणा सही दिशा में आगे बढ़ेगी। पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब क्या क्या किया जा सकता है, आगे सब पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौते लाया गया, जिसका सीमा कार्बन उत्सर्जन को इतना डिग्री तक तय की गई। साथ ही भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन 2070, जैविक कृषि को बढ़ावा, स्मार्ट एवं प्रदूषित रहित शहर को बढ़ावा देना सृष्टि के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इस क्रम में बिहार सरकार की सतत निश्चय के बारे में जल जीवन हरियाली मिशन का जिक्र किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करने में प्रयासरत है। इसके अलावा जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इन सम्मिलित प्रयासों से हमारा पर्यावरण अक्षुण्ण हो रहेगा तथा सृष्टि प्राचीन काल के भांति ही स्वामी बनने की ओर बढ़ेंगी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अब मानव को पुनः सृष्टि की गोद में आने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। पर्यावरण को सुरक्षित करके हम विकसित भारत 2047 को अपने सपने साकार कर पाएंगे। हमें एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम होंगे कामयाब। अच्छा, इन्होंने इस एसे को अच्छा लिखा है। इसमें 1-2 पॉइंट ये बिहार रिलेटेड जो कॉजेज है ना, प्रभाव क्या है सृष्टि विनाशक में, उसको भी दिखाना चाहिए, जैसे बाढ़, सूखा, ऐसे करके इनको भी एक दिखाना चाहिए था। बाकी कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा ऐसे रहा। मेरे ख्याल से 55 to 60 नंबर इसमें मिल जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऐसे को डिस्कस करते हैं। इन्होंने नेक्स्ट ऐसे लिखा है, भ्रष्टाचार का अंत, देश का उत्थान। लोकतंत्र, शुरुआत इन्होंने एक कोट से किया है। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए आगे जा रहे हैं, साथ ही सीना फुलाए। उपरोक्त पंक्तियाँ लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को दर्शाती है। भ्रष्टाचार एवं देश का उत्थान दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। एक सत्य आधारित विकास पर बल देता है तो दूसरा असत्य के बलबूते पर नीचे लाने का। अब यहाँ यह जानना अति आवश्यक है कि आखिर भ्रष्टाचार क्या है। इन्होंने भ्रष्टाचार को वर्णित किया है, यह किस तरह देश के उत्थान और विकास में बाधक है तथा वे कौन से कदम उठाए जाएंगे जो भ्रष्टाचार के नियंत्रण में सही साबित होंगे। यानी इन्होंने अपनी ऐसे की एक दशा यहाँ निर्धारित कर दी है कि भ्रष्टाचार क्या है, ये किस तरह उत्थान और विकास में बाधक है और वे कौन से कदम उठाएंगे जो इसके नियंत्रण में सही साबित होंगे। परिभाषा के अनुसार भ्रष्टाचार वह सामाजिक बुराई है जिसमें निजी लाभ हेतु सार्वजनिक संपत्ति का जमकर दुरुपयोग किया जाता है। यहाँ परिभाषा दिया है, भ्रष्टाचार शब्द स्वयं एक व्यापक दायरे समेटे हुए हैं। इसमें कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, पक्षपातपूर्ण जो भ्रष्टाचार का डायमेंशन है उन्होंने यहाँ लिखा है। वर्तमान में देश के सार्वभौमिक उत्थान में भ्रष्टाचार एक पहाड़ के भांति बाधा बनकर खड़ा है। इतिहास में देखो तो यहाँ भ्रष्टाचार का जो एग्जाम्पल के तरह लिखा गया है। इतिहास में देखें तो वर्ष 1990 में हुआ चारा घोटाला राज्य की कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। साथ ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला तथा झारखंड भूमि विवाद संबंधी घोटाले ने शासन प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर तरह तरह के सवाल उठाए। अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक गौतम अडानी अमेरिका द्वारा भ्रष्टाचार करने और गैर कानूनी तरीके से धन अर्जन करने का आरोप लगाया गया। इस आरोप ने भारत के छवि को वैश्विक स्तर पर नकारात्मक दिखाया। आज संसद से लेकर पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार हो रहा है। अयोग्य नेताओं का सत्ता में आना, धन देकर नेताओं को मनमाना काम कराना तो आज आम बात बन गई। यही भ्रष्टाचार का राजनीतिक अपराधीकरण बनता जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो तथ्य है उसको समाहित किया है
और एक अच्छा खासा भ्रष्टाचार क्या है इसको दिखाने का कोशिश किया गया है। प्लूटो ने कहा था भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति अपराध को जन्म देती है। इस क्रम में प्रशासनिक अधिकार भी पूरा लाभ उठाते हैं। जहां पैसा देकर जनता द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाए जाते हैं। अब ये प्रशासनिक आधार पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया। चाणक्य ने कहा था संभव है कि पानी में तैरता मछली आकाश में उड़ने लगे, परंतु राज कर्मचारी भ्रष्टाचार न करे यह संभव नहीं है। एक अच्छा कोट लिखा है इन्होंने प्रशासनिक के डायमेंशन में। निश्चित भ्रष्टाचार ने भारत में गरीबी, हिंसा, असमानता को बढ़ावा दिया है। इससे समाज में नैतिकता की कमी होती है तथा सरकारों पर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार के शोषित स्वरूप को यह पंक्तियाँ सारगर्भित करती है। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है वो ना तो रोटी बेलता है और ना खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। एक अच्छा कोट इन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, परंतु अब आवश्यकता है कि इस पर अंकुश लगे। भ्रष्टाचार की जड़ों को गहराई से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। इसके लिए मानव में नैतिकता मूल्यों के संचार की आवश्यकता है। आज नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, व्यापारियों, तमाम शोषक वर्गों को अपने स्व को सर्वार्थ में बदलना होगा तथा जनता के हित में कल्याण करना होगा। तभी एक सुखी, समृद्धशाली एवं सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने हेतु क्या रणनीतियाँ अपनाई जाती है वो उन्होंने जिक्र करा है। CBC सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, प्रवर्तन ईडी की संस्थाओं का गठन किया गया है। ये संस्थाएं देश में निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करती है। साथ ही आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिक्र किया, गवर्नेंस के माध्यम से मानवीय हस्तक्षेप को कम किया गया है, जिसके लिए बिहार स्पैरो, ई लाभार्थी, DBT, इनाम, डिजिटल भूमि अभिलेखन जैसे नीति शुरू की गई है। साथ ही सबका विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करेंगे। अंततः उपरोक्त तमाम तथ्यों आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को कम कर देश का उत्थान करके देश का उत्थान किया जा सकता है। सरकार एवं जनता के प्रयासों से ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अतः सशक्त भारत की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम गर्व से कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने एक अच्छा ऐसे लिखने का यहाँ कोशिश किया। थोड़ा एक दो पॉइंट और ये लिखा जा सकता था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसको भी यहाँ लिखा जा सकता था। लाइक 148 में जो CAG द्वारा जांच किया जाता है भ्रष्टाचार को रोकने हेतु, और कुल मिला के इसमें इनका मार्क्स जो है वो 55 के करीब इसमें भी आ सकता है। 55 मार्क्स सेकंड एसे में भी प्राप्त कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट एसे पढ़ते हैं। जैसन इन्होंने चूज किया है, जैसन बोबा वैसन कटबा। उक्त पंक्तियाँ बिहार के लोक साहित्य की एक प्रचलित कहावत है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसान जिस प्रकार की खेती करेगा उस प्रकार का वैसा ही फल प्राप्त होगा। इन्होंने एक शाब्दिक अर्थ बताया कि जो इन्होंने प्रोवर्ब का अर्थ क्या होता है इन्होंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में जिक्र करा है। इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ कर्म की महत्ता को दर्शाता है। तुलसीदास ही के शब्दों में कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, जो जस करही तसी फल चाखा। यानी जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अर्थात लोकोक्ति बताती है मनुष्य का फल उसके द्वारा किए गए कामों के आधार पर किया जाता है। ये भी सत्य है कि मानव अपने कर्मों से पहचाना जाता है। आधुनिक भारत के महान व्यक्तित्व भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेताओं ने अपने कर्मों के आधार पर ही एक बड़े व्यक्तित्व वाले लोगों का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उन्होंने अच्छे काम किए और उनका नाम एक इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। साथ ही इतिहास की महिलाओं ने भी अपने कर्म के आधार पर भारत की सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया, जिसका परिणाम आज है कि महिलाएं विश्व में कंधा से कंधा। यहाँ एक नारी सशक्तिकरण का भी एक पैराग्राफ में लिख कर बताया गया है।
जिसका फल आज महिलाएं हर क्षेत्र में आ रही हैं। यहाँ लोकोक्ति जैसन बोबा वैसन कड़वा, यानी जिसकी शुरुआत पहले रखी गई थी उसका फल अभी मिल रहा है। कुल मिला के इन पैराग्राफों में यही लिखने का कोशिश किया गया है। आज पाकिस्तान की हालत पर भी यही लोकोक्ति चरितार्थ होती है। जैसे पाकिस्तान द्वारा अपने आतंकवादी कृत्यों को रोकने में असफलता और निष्क्रियता का परिणाम है कि आज वैश्विक मंचों पर हर देश पाकिस्तान के शासन पर सवाल उठाता है। वहीं भारत ने देश की जातीय हिंसा एवं क्षेत्रवाद जैसी विचारधारा को रोकने के साथ ही लगभग संपूर्ण विश्व के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं, जिसका परिणाम है कि आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नाइजीरिया, गुयाना जैसे देशों में भारत की जो महत्ता बढ़ रही है उस पर इन्होंने जिक्र करा है। वहीं पाकिस्तान का इसका अपोजिट, यानी यहाँ जो ऐसे का कोड था जैसन बोबा वैसन कड़वा, एक सही वर्णन किया जा रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज बिहार पूरे विश्व में मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। यह बिहार सरकार के कार्यों और बिहार के किसानों के मेहनत का परिणाम है कि बिहार को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। अर्थात कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वेदवादी के रास्ते माँ फलेषु कादाचम, मतलब कर्म करो और फल की चिंता ना करो। इसके अतिरिक्त बिहार के आपदा प्रबंधन में भी जैसन बोबा वैसन कड़वा की कहावत सार्थक होती है। जैसे बिहार हर साल कोसी नदी के बाढ़ से प्रभावित होता है, लाखों की संख्या में मृत्यु होना, घर पशु आदि का डूब जाना आम बात सी है। इसका कारण है कि प्रशासन की लापरवाही तथा कर्तव्य विमुखता, प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा समय पूर्व प्रबंधन न करने पर परिणाम घातक होता है। अर्थात जिसने जैसा बोया वैसा पाया। यानी पहले जब विपत्ति आने से पहले कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में उसकी खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। यानी यहाँ भी एक जो प्रभाव है वो सही चरितार्थ होता है कि जैसन बोबा वैसन कटवा। साथ ही एक उल्लेखनीय विद्यार्थियों के चरित्र को भी उद्घाटित करती है, जहाँ एक कुशल, दृढ़ निश्चयी एवं मेहनती विद्यार्थी आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। वहीं एक आलसी लापरवाह और दूरदर्शी व्यक्ति सदैव असफलता की ओर चला जाता है। परंतु इस निबंध में एक दूसरा पक्ष भी है जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या किए गए कर्मों का फल सदैव कर्म के अनुरूप ही होता है। इसका उत्तर है नहीं। कभी कभी गलत कार्यों पर भी सकारात्मक मिल जाता है। जैसे मानव को सीख लेते हुए सुधार करना चाहिए। यानी हमें हमेशा अपने अंदर पर्याप्त सुधार रूपी प्रयत्न करते रहना चाहिए। इनका जिक्र क्या है, ऐसा जिक्र इन्होंने करा है। जैसे अशोक द्वारा कलिंग में किए गए भारी नरसंहार के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ एवं वह चंड अशोक से महान शासक बन गया। अच्छा, इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है। साथ ही अंगुलीमाल डाकू के द्वारा किए गए अत्याचार एवं दुर्व्यवहार के कारण ही महात्मा बुद्ध द्वारा उसे उपदेश दिया गया। इसके पश्चात अंगुलीमाल के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया तथा वह हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ा। यानी मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करते रहना चाहिए। इन पैराग्राफों से यही है जो एक मनुष्य को एक महान व्यक्तित्व बनाता है। लेकिन लोकोक्ति का यह दूसरा पक्ष सदैव सही साबित नहीं होता है। अतः यह देखा गया है कि गेहूं के बीज से गेहूं ही उपजता है, अर्थात कर्मों के अनुरूप ही फल। यहाँ पे फिर वो जो ऐसे का प्रवर्ब वहाँ पे रिलेट करा गया है। ऐसा ये बहुत कम ही देखा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होता है गेहूं से बीज से हमेशा गेहूं ही निकलता है। अर्थात आपके कर्मों के आधार पर ही आपको फल मिलता है। ऐसे में व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए तथा सुधार हेतु वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि हर वो व्यक्ति सफल हुआ है जिसने अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य किया है। निष्कर्षतः एक लोकोक्ति मानव को दृढ़ निश्चयी, मेहनती, कर्मक, अपने कर्मों के प्रति जागरूक प्रेरित करती है। समस्त भावों को कुछ पंक्तियाँ स्पष्ट करती है। हमें अपने शब्दों पर ध्यान कर, अच्छा कोट से इन्होंने इसका समापन किया है। हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही हमारे कर्म बनेंगे तथा हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्मों से ही जीवन बनता है। नाइसली कंक्लूडेड।
कुल मिला के इन्होंने जो एस्से लिखा है वो अच्छा लिखा है। और अगर मार्किंग की बात किया जाए तो इनके तीनों एस्से मिलाकर जो मेरा मानना है 160 प्लस आनी चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस एस्से में कितना नंबर आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।